नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन भारत के अंतर्गत हमने प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमणकारी के बारे में पढ़ा था। हमने आपको इसी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी के रूप में ईरानियों को पढ़ाया था या ईरानियों के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया गया था और वह ईरानी आक्रमणकारी हखामनी वंश का शासक था। उसके बाद पुनः हमने प्राचीन भारत पर यूनानियों के आक्रमण के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से पश्चिमोत्तर क्षेत्र से यानी हिंदू कुश पर्वत को नांगते हुए सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। इसी दरमियान हमने आपको बताया कि वह भारत के सीमा क्षेत्रों में भी प्रवेश किया, जहां उसका युद्ध पुरु यानी पोरस के साथ हुआ था और उसके पुरुषत्व को देखते हुए उसने उसका क्षेत्र वापस कर दिया और वहीं से अपने सेना के साथ वह लौट चला। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कुछ क्षेत्र सिकंदर के द्वारा जीता गया था, उसका अधिकांश क्षेत्र उन्होंने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप करके भारत से चला गया। सेल्यूकस निकेटर एक कुशल योद्धा तो था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब उसका युद्ध होता है तो वह अपने कुछ जीते हुए क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य को वापस दे देता है और अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी मिनांडर प्रथम हुआ। उसने अपने क्षेत्रों को काफी संभाला, जबकि मिनांडर द्वितीय के शासनकाल में वहां के क्षेत्र के छोटे छोटे जो राजा थे वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था। उसी के दरमियान हम लोग हिंदी, यूनानी, ग्रीक या बैक्टीरियाई या यवन के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, हिंद यूनानी से मतलब होता है वैसा शासक जो यूनानी था लेकिन भारतीय क्षेत्रों में रह गया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रीक इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि यूनान का अंग्रेजी अर्थ ग्रीक होता है, इसलिए हमने यहाँ ग्रीक दिया है। और बैक्टीरियाई इसलिए हम इसे कहते हैं कि बैक्टीरियाई कोई व्यक्ति नहीं है, कोई राजा नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र विशेष का नाम है जो वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र पड़ता है, जो उस समय बैक्टीरियाई कहलाता था। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो बैक्ट्रिया के ग्रीक को पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य में यवन के नाम से संबोधित किया गया था, इसलिए हमने यहाँ पर यवन दिया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं हिंदी, यूनानी या ग्रीक या बैक्टीरियाई या यवन के बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि भारत पर प्रथम आक्रमण डेमेट्रियस के द्वारा 190 ईसा पूर्व में किया गया था। इस आक्रमण के दरमियान उसने पंजाब एवं सिंध प्रांत को अपने अधिकार में ले लिया। यानी एक बार पुनः हम बात करें तो भारत पर प्रथम हिंद, यूनानी या ग्रीक या बैक्टीरियाई या यवन आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में 190 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें उसने
पंजाब एवं सिंध प्रांत को अपने अधिकार में ले लिया। दोस्तों, डेमेट्रियस ने साकल को अपनी राजधानी बनाया, जो वर्तमान में सयालकोट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी हिंद यूनानी या ग्रीक या बैक्ट्रियाई या यवन शासक मिनांडर था, जिसका शासनकाल 165 से 145 ईसा पूर्व माना जाता है। दोस्तों, जब हम आपको पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ा रहे थे, उस समय हमने आपको कहा था कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में या शुंग वंश के शासन काल में भारत पर यवनों का आक्रमण हुआ था। तो यहां मैं आपको बता दूं कि इतिहास में इस बात को लेकर के मतभिन्नता है कि यवन आक्रमणकारी कौन था, वह डेमेट्रियस था या मिनांडर था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया था, जबकि कुछ मिनांडर के बारे में हम बात करता है। हालांकि कुछ इतिहास में ऐसा भी दिया हुआ है कि डेमेट्रियस ने ही भारत पर आक्रमण किया था पुष्यमित्र शुंग के काल में, और कुछ यह कहता है कि पुष्यमित्र शुंग के मरने के तुरंत बाद मिनांडर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए इसे हम छोड़ते हुए आगे बढ़ें। अगर यह सवाल आपके सामने आता है कि यवनों का आक्रमण भारत में किसके शासनकाल में हुआ था, तो दोस्तों वह आक्रमण शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था या पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। हम पुनः आपसे बात करें, जब हम मिनांडर के बारे में बात कर रहे हैं तो हिंद यूनानी में या ग्रीक में या बैक्ट्रियाई में या यवनों में मिनांडर प्रतापी शासक सिद्ध हुआ, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। जब वह भारत आया तो उसकी मुलाकात नागसेन से होती है। दोस्तों, नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था और नागसेन से प्रभावित होकर के मिनांडर ने बौद्ध धर्म को मान लिया। हालांकि एक बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो है जो नागसेन के द्वारा लिखा गया है, उसमें मिनांडर के सवालों का जवाब नागसेन के द्वारा जो दिया गया है वह संकलन किया हुआ है। यानी अगर आपसे यह सवाल पूछे कि मिलिंद पन्हो किसकी रचना है, तो वह बौद्ध भिक्षु नागसेन की रचना है। अगर यह सवाल पूछे कि मिलिंद पन्हो में क्या है, तो मिलिंद पन्हो में यवन शासक या इंडो ग्रीक शासक या बैक्ट्रियाई शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्तालाप है, जिसमें मिनांडर सवाल करता है और नागसेन उसका जवाब देता है। उसी के संकलन को हम मिलिंद पन्हो कहते हैं। और मिलिंद पन्हो एक बौद्ध साहित्य है जिसमें नागसेन और मिनांडर की बातों का चर्चा किया गया है। दोस्तों, जब हम सिक्का के बारे में आपको पढ़ा रहे थे, उस समय हमने आपको कहा था कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का चलाने का श्रेय यवन शासकों को जाता है। उसी समय हमने इस बारे में आपसे चर्चा किया था। साथ ही साथ जब भारत पर हिंद यूनानी आक्रमण हुआ है, तो दोस्तों उसके कल्चर का भी प्रभाव भारत पर पड़ा, उसके कला का भी प्रभाव पड़ा। हम लोग सर्वप्रथम कला के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं
तो हिंद यूनानी एक कला था जिसे हेलेनिस्टिक कला कहते हैं। हेलेनिस्टिक कला और भारतीय कला के मिश्रण से एक नए कला का जन्म हुआ जिसे गांधार कला कहते हैं। जब हम महाजनपद आपको पढ़ा रहे थे उस समय हमने आपको कहा था कि गांधार एक महाजनपद है जिसकी राजधानी तक्षशिला है जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो दोस्तों, यह गांधार कला का विकास भले ही भारत में हुआ लेकिन वर्तमान की बात करें तो यह पाकिस्तान का क्षेत्र है। एक बार पुनः हम सुनते हैं कि हिंद यूनानी कला या ग्रीक कला या बैक्ट्रियाई कला या यवन कला हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से जाना जाता है। हेलेनिस्टिक आर्ट यानी हेलेनिस्टिक कला एवं भारतीय कला के सम्मिलित रूप को या मिश्रित रूप को गांधार कला कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद वर्तमान में जो आप नाटक खेलते हुए देखते हैं तो नाटकों में पर्दा का उठाना एवं पर्दा का गिराने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वह हिंद यूनानी देन है। वह हिंद यूनानी देन है जो आज भी भारत में देखा जा रहा है। आशा करते हैं कि हिंद यूनानी या ग्रीक या बैक्ट्रियाई या यवन के बारे में आप पूरी तरह से समझ गए होंगे और यहाँ कोई सवाल मन में नहीं बचा होगा। एक बार पुनः हम देखें, भारत पर प्रथम हिंद यूनानी आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में 190 ईस्वी में हुआ था जिसने पंजाब एवं सिंध को अपने क्षेत्र में मिला लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई जो वर्तमान में सयालकोट में पड़ता है। इसी हिंद यूनानी में एक प्रमुख शासक मिनांडर हुआ जिसने भारत में कदम रखा और इसकी मुलाकात नागसेन से होती है। नागसेन कोई और नहीं, एक बौद्ध भिक्षु है जिसकी मुलाकात होती है और नागसेन से प्रभावित होकर के मिलिंद यानी मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया जिसकी चर्चा मिलिंद पन्हो नामक किताब में किया गया है। हमने आपको बताया था कि हिंद यूनानी एक कला है जिसे हेलेनिस्टिक कला कहते हैं। भारतीय कला और हेलेनिस्टिक कला यानी भारतीय कला और हिंद यूनानी कला मिलकर के एक नए कला को जन्म दिया जिसे हम गांधार कला के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, नाटक में जो पर्दे का उठाना और गिराना होता है वह भारत ने जो सीखा है वह हिंद यूनानी कला का ही देन है या हिंद यूनानियों का ही यह देन है। उसके बाद हम लोग शक या सिथियन के बारे में जानते हैं। शक या सिथियन मध्य एशिया का निवासी था और यह चारागाह की खोज में भारत आया था। दोस्तों, इनकी 5 शाखाएं थी। उन 5 शाखाओं में सबसे प्रमुख शाखा जो पश्चिमी शाखा था उसी में एक प्रमुख शक शासक हुए जो रुद्रदामन के नाम से जाने जाते हैं जिन्होंने शकों को या यह कहें कि शकों के प्रभाव को दुनिया में बढ़ाया। तो इन 5 शाखाओं में पश्चिमी शाखा जो है उसी में से एक नए शासक कहें या एक शक्तिशाली या प्रतापी शासक कहें जिसमें रुद्रदामन हुए। दोस्तों, रुद्रदामन के बारे में हमें यह याद रखना होगा कि यह किस प्रकार के शासक थे या किस वंश से संबंधित थे। तो यह शक वंश से संबंधित थे। यह एक शक शासक थे। आपको याद होगा जब हम आपको अभिलेख पढ़ा रहे थे उस समय हमने आपको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़ाया था जो गुजरात से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ये वही रुद्रदामन हैं, इनके द्वारा जो यह अभिलेख लिखाया गया था जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि गुजरात में गिरनार पर्वत पर एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया, जबकि उसका जीर्णोद्धार हम देखते हैं तो ये शक शासक रुद्रदामन ने करवाया था। अगर उसकी बात हम करें तो एक चीज आप पुनः ध्यान में रखेंगे कि
रुद्रदामन संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। रुद्रदामन संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने वह जो अभिलेख लिखवाया था वह प्रथम संस्कृत में लिखा जाने वाला अभिलेख माना जाता है। दोस्तों, अगर आपसे यह सवाल पूछे कि संस्कृत में लिखा जाने वाला अभिलेख कौन सा है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। वह कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। एक चीज और हम चलते चलते जाने कि उज्जैन का एक शासक था जिसने शकों को पराजित किया। कब? तो 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक शासक के द्वारा शकों को पराजित किया गया, जिसके उपलक्ष्य में विक्रम संवत को चलाया गया। दोस्तों, सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि विक्रम संवत कब चलाया गया है? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में चलाया गया है। किस खुशी में? तो शकों को पराजित करने की खुशी में। दोस्तों, उज्जैन का वह शासक जो था उसने शकों को पराजित करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में 14 ऐसे व्यक्ति हुए जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगर मैं एक बात पुनः कहूं कि क्षत्रप, जैसे हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा हो कि संस्कृत में लिखा जाने वाला प्रथम अभिलेख कौन है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसे आप नोट कर लेंगे। एक बार पुनः मैं बोल दूं कि संस्कृत में लिखा जाने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। दोस्तों शक जो है, शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहा करते थे। शक राजा अपने आप को क्षत्रप की उपाधि दी थी, यानी यह क्षत्रप के नाम से जाने जाते थे। आपको शक के बारे में भी पूरी तरह से जानकारी हो गई होगी। अब हम लोग पहलव या पार्थियाई के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, पहलव या पार्थियाई के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बस छोटी सी जानकारी प्राप्त करना है। वह क्या है? तो इसका प्रमुख शासक कौन है? तो गोंडोफर्निस है, जिसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। और वस्तुतः यह ईरानी था। इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, वह था ईसाई धर्म प्रचारकों का भारत में आना। यानी कि इसी के समय में, यानी कि गोंडोफर्निस के समय में ही भारत में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आए थे। इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो पहलव या पार्थियन से मात्र 3 सवाल बनता है कि उसका सबसे प्रतापी शासक गोंडोफर्निस था, जिसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। और उसी के शासनकाल में सेंट थॉमस एक ईसाई पादरी थे, जो भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए थे। अब हम लोग कुषाण, जिसे इतिहास में युची एवं तोखरी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह कबीला भी 5 कुलों में बटा हुआ था। उन्हीं में एक कुल में कनिष्क का जन्म हुआ, जो कुषाणों में सर्वप्रमुख या प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते हैं। एक बार पुनः देखें, यह कबीला भी 5 कुलों में बटा था। उन्हीं में से एक कुषाण था। उन्हीं में से एक कुषाणों में कनिष्क था, जो प्रमुख शासक हुए हैं। अगर हम बात करें कि कुषाण का संस्थापक कौन है, कुषाण वंश का अगर संस्थापक हम कहें तो वह कुजुलकर्थिसिस था। जबकि इसका सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो वह कनिष्क था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाया, जो वर्तमान पेशावर में स्थित है। चूंकि कनिष्क का शासन विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए भारत में मथुरा तक था, इसलिए इसने मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। एक बार दोस्तों पुनः सुनेंगे कि कुषाणों में सब प्रमुख शासक कनिष्क हुए,
इन्होंने पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया, जो वर्तमान पेशावर में स्थित है। इसने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया। चूँकि अगर हम बात करें तो इनके द्वारा जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान के से होते हुए भारत के मथुरा तक राज्य विस्तार था, इसलिए इन्होंने अपनी द्वितीय राजधानी मथुरा को बनाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि कनिष्क जब 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं तो उन्होंने इस खुशी में एक कैलेंडर जारी किया, जो कैलेंडर शक संवत के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। हमने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि अभी हम 2 कैलेंडर के बारे में देख रहे हैं। एक विक्रम संवत जो 58 ईसा पूर्व में आया था, और दूसरा कैलेंडर हम देख रहे हैं वह है आपको 78 ईस्वी में। यहाँ से आप देखेंगे तो यह जो शक संवत है, भारत सरकार के द्वारा इस शक संवत का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रथम महीना चैत्र से शुरू होता है, जबकि फागुन से यह अंत होता है, फागुन से यह लास्ट करता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी थे। और अगर हम बात करें तो वसुमित्र जो इन्हीं के शासन काल में था या इन्हीं के राज्य काल में था, उसने एक महाविभास सूत्र की रचना की है, जो बौद्ध ग्रंथ है। यह भी एक बौद्ध ग्रंथ है। दोस्तों, चूंकि कनिष्क के द्वारा बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाया गया था, इससे यह भी साबित होता है कि उन्हें बौद्ध धर्म ज़्यादा बेहतर लगा, इसलिए उन्होंने इसे अपनाया। खास करके अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म बताते समय भी हमने आपको कहा था कि कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और यह अध्यक्षता जो किया गया वह वसुमित्र के द्वारा किया गया था। यहाँ एक बार पुनः ध्यान में रखेंगे, महाविभास सूत्र एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसके रचनाकार कौन है? तो वसुमित्र हैं। दोस्तों, कनिष्क के ही एक राज्य कवि अश्वघोष थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र को लिखा है, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, जबकि महाविभास सूत्र को बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसकी चर्चा हमने पहले आपसे किया था। उसके बाद अगर हम देखें, वसुमित्र, पार्श, नागार्जुन, महाचित और संरक्षित इनके दरबारी थे, इनके दरबार में रहते थे। जबकि नागार्जुन की एक रचना है जो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, वह माध्यमिक सूत्र है। सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी करने वाला कुषाण ही, ध्यान देंगे, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने वाला कुषाण ही था। जब हम आपको सिक्का पढ़ा रहे थे, उस समय हमने आपको बताया कि सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय यवन शासक को जाता है, जबकि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है, एवं सबसे अधिक सोने का सिक्का चलाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह गुप्त शासकों को जाता है। एक बार पुनः सुनेंगे दोस्तों। हालांकि हमने आपको सिक्का के बारे में पहले भी पढ़ाया कि यवन शासक के द्वारा सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया जाता है, कुषाण के द्वारा सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया जाता है, जबकि गुप्त शासकों के द्वारा सबसे अधिक सोने का सिक्का चलाया जाता है। यहाँ पर पुनः हम देखते हैं कि कनिष्क का एक राज्य वैद्य था जिसका नाम चरक है, और उनकी रचना का नाम चरक संहिता है। एक चीज आप और ध्यान में रखेंगे, चूंकि यहाँ से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, क्या तो वह है कि कनिष्क के द्वारा ही रेशम मार्ग पर कठोरता पूर्वक नियंत्रण रखा गया। दोस्तों, यह रेशम मार्ग चीन से होकर के मध्य एशिया की ओर जाता है,
जहाँ पर अपना प्रभुत्व कनिष्क बना करके रखा था, और इस मार्ग से जो रेशम का व्यापार होता था उस पर वह ज़्यादा से ज़्यादा कर लेता था, टैक्स लेता था। यानी हम यह देखें कि रेशम मार्ग से इसका आय बहुत ज़्यादा होता था, जिसके कारण इन्होंने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का चलाया है। अगर हम बात करें कि रेशम का सर्वप्रथम प्रयोग या रेशम बनाने का जो कला है वह चीनियों को सर्वप्रथम प्राप्त था। चीनी इससे पहले से वाकिफ थे और यहीं से मध्य एशिया की ओर रेशम का व्यापार होता था। उसके बाद हम बात करें तो गंधार एवं मथुरा कला शैली का विकास इनके काल में हुआ है। गंधार एवं मथुरा कला शैली का विकास इनके काल में हुआ है। चूंकि हमने आपको दोस्तों बताया कि गंधार कला शैली का विकास कैसे हुआ था, तो वह हिंदू यूनानी कला के प्रभाव में गंधार का विकास हुआ। जैसे हमने आपको बताया कि हेलेनिस्टिक आर्ट और भारतीय कला के मिलने से एक नए कला का प्रादुर्भाव हुआ, वह गंधार कला है। अब यहाँ पर देखते हैं कि गंधार कला का विकास तो भारत में पहले हो ही चुका था, साथ ही साथ इस काल में और हुआ। चूंकि इनका क्षेत्र मथुरा तक विस्तृत था, इन्होंने एक मथुरा कला का भी इनके समय में विकास हुआ। और इसी दरमियान हमने आपको बताया था कि भारत में महात्मा बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शैली में बनाई गई थी, साथ ही साथ मथुरा शैली में भी बनाई गई थी। अगर उसके बाद हम बात करें तो कुषाण वंश का एक शासक भीमकटफिसेस था, जो शैव धर्म को मानता था। वह शैव धर्म को मानता था, जबकि कहा जाता है कि कुषाणों में भीमकटफिसेस ही एक ऐसा शासक था जिसने प्रथम सोने का सिक्का चलाया। यानी कुषाण वंश का शासक पहला शासक भीमकटफिसेस हुआ जिसने सोने का सिक्का चलाया, जबकि शुद्ध सोने का सिक्का चलाने का श्रेय कनिष्क को जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे निश्चित रूप से दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।